अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से ही और आप देख रहे हैं सुबह से आगे। और जितने लोग हमें देख रहे हैं उम्मीद करती हूँ वो तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के काम की बात हमारे मुल्क के जो इस वक्त के हाकिम हैं उन्होंने उस चीज़ का एक तरह से एग्जाम्पल सेट की है और वो एग्जाम्पल ये है कि फ़र्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज़ द हार्डेस्ट। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जितने प्लान्स होंगे, जितने आप लोग मंसूबे बना रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए या अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, उन तमाम चीज़ों का दारोमदार होगा आपके पहले कदम पर। अगर आप वो पहला कदम ले लेंगे तो आप दो में से एक चीज़ हो जाएगी, या तो आप कामयाब हो जाएंगे या आप नाकाम हो जाएंगे। नाकाम हो जाएंगे तो अपने प्लान को रिविजिट करेंगे, रिकंसिडर करेंगे और फिर अगला प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर आप वो पहला कदम ही नहीं लेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या पता आप वो कदम ले लेते और उस राह पर चल पड़ते तो आप सक्सेसफुल हो जाते, या फिर हो सकता है अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप वो पहला कदम नहीं लेंगे। हमेशा आपके दिल में एक रिग्रेट रह जाएगा कि काश अगर वो कर लेते उस वक्त, काश अगर मैं ऐसा कर लेता तो क्या पता मैं कामयाब हो जाता, क्या पता ये काम हो जाता जो मैं प्लान कर रहा था। अगर आपने किया ही नहीं तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। और इसी हवाले से आज की ये जो कोट है, जिसका भी ये काफ़ी किताबों में भी आया है, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज़ द हार्डेस्ट। और उसकी वजह यह है कि एक कमरा जो है उसमें 40 लोग मिसाल के तौर पे बैठे हुए। उन 40 लोगों को उनका कमांडर है मिसाल के तौर पे, वो ये कहता है कि ये दीवार तुम लोगों ने चढ़नी है, रस्सियाँ लगी हुई हैं सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वो जो पहला हाथ खड़ा होगा वो सबसे मुश्किल वाला हाथ होगा और सबसे जो जिम्मेदारी होगी भारी वो भी उसके कंधों पर होगी, क्योंकि बाकी सब देख रहे होंगे कि अब ये दीवार चढ़ने लगा है, पता नहीं कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन जो भी शख्स, खैर बहरहाल मुद्दा यही है कि जो भी शख्स पहला कदम उठाएगा वही कामयाब कहलाएगा। और सबसे ज़्यादा मेहनत भी उसी चीज़ में लगती है, सबसे ज़्यादा प्रेशर भी उस पहले कदम का होता है। हमेशा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, एनजाइटी होती है, अजीब सी फीलिंग होती है अनसर्टेनिटी की, पता नहीं कामयाबी आए ना आए, कहीं नाकामी हो जाए तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका बड़ा अमल दखल होता है पहला कदम जब आप किसी प्लान के हवाले से लेते हैं। और पहला कदम लेने वाले आज बड़ा प्राउडली मुझे महसूस हो रहा है, प्राउड महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि पहला कदम इस ख़ास संगीन जो एक दुनिया का मसला चल रहा है और उसका ताल्लुक हमसे ज़्यादा है क्योंकि हमें वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, बाकी दुनिया को उस तरह से इफेक्ट नहीं करता। इस्लामोफोबिया के हवाले से हमारे जो इस वक्त के हाकिम हैं, वक्त के मुल्क के हाकिम वक्त हैं मुल्क के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी काविशें रंग लाई हैं और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम आलम अब आवाज़ उठा रहा है। रूस के बाद कनाडा के वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया नाकाबिल कबूल है, हमें इस नफ़रत अंगेज़ अमल को मुकम्मल तौर पर रोकने और अपनी कम्यूनिटीज़ को कनाडा में रहने वाले मुसलमानों के लिए महफूज बनाने की ज़रूरत है। ये जस्टिन ट्रूडो साहब का मानना था। जस्टिन ट्रूडो का कहना यह भी था कि इस मकसद के लिए हम इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए एक नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने का इरादा भी रखते हैं। और इससे पहले अगर हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाएं तो रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जो है वो इजहार राय की आज़ादी नहीं है, बल्कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है एक्चुअली, और इस्लाम के पैरोकारों के मुक़द्दस एहसासात की खिलाफ वर्जी है, उनके एहसासात की तौहीन है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के हर बड़े फोरम पर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और बड़े बबांगे दहल उठाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सितंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअली खिताब में भी इस्लामोफोबिया पर बात की थी। उससे पहले जब वो फिज़िकली वहाँ पर गए थे उस वक्त भी वो दुनिया के पहले लीडर थे जिसने कि ऐसी आवाज़ उठाई, ऐसी तकरीर की कि दुनिया दंग रह गई। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वो तकरीर थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। और उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है, OIC उस पर भी जोर दिया है कि वो भी इस्लामोफोबिया और बुनियाद परस्त, जिसको हम कहते हैं कि बुनियाद परस्ती और दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ने का सख्ती से मुकाबला करे, क्योंकि मुसलमानों का इस्लाम का इस्लामोफोबिया से, एक्सट्रीमिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम पीस का, अमन का मज़हब है और यही चीज़ आज इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। अगर 1947 में देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की भी तकरीरों में हमें यही पैगामात मिलते हैं। और उससे अगर पीछे चले जाए तो हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी यही तालीमात थी हमारे लिए। तो हमारे लिए अपने लीडर्स की तालीमात अवलीन तरजीह रखती हैं। हम दुनियावी किसी बात में बिलीव नहीं करते। अगर कोई एक्सट्रीमिज़म करता है और उसको हमसे जोड़ता है तो यकीन जानिए हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मज़हब इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तो पहला स्टेप ये था विच वॉज़ डेफिनेटली द हार्डेस्ट, क्योंकि आपको ज़ाहिर पता है कि दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या जो कमज़ोर ताकत होती है
उसके ऊपर गलबा पाने के लिए हर वक्त कोशिशें की जा रही होती हैं बड़ी ताकतों की तरफ से। और पाकिस्तान ने भी माजी में ये देखा है कि हम भी मुख्तलिफ जिसको कहते हैं चैलेंजेस से दो चार रहे हैं। आज भी हमारी इकनॉमिक सिचुएशन की अगर हम बात करें तो हमें मसाइल का सामना है। इसी वजह से कोई लीडर जब वेस्ट के सामने सर उठाता है या तान के खड़ा हो जाता है कि भाई हम इस किस्म की चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो फिर उसको वेस्ट में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड विच वाज द हार्डेस्ट ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा भी एक और ख़बर आपको अगर हम बताएं तो इमरान खान साहब से ही जुड़ी है, और वो है चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक मजमून शाया हुआ है। ऑपिड पीस उन्होंने लिखा है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान चाइना दोस्ती समेत अफ़गानिस्तान के मामलात जिसमें कि सीपेक शामिल था, कश्मीर के मुतालिक भी लिखा है। और वज़ीर आज़म ने इस मजमून में कहा है कि पाकिस्तान में इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि मुल्क की कौमी तरक्की के लिए सीपेक नागुज़ीर है, और पाकिस्तान के अवाम, रियासती इदारे सीपेक को पाक चीन दोस्ती में रुकावटें जो डालने वाले जितने भी अनासिर हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और हमारे मफादात को नुकसान पहुँचाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जोग्राफियाई सियासत की ज़रूरियात ने हमारे ख़ित्ते में नई सफ़बंदियों को जन्म दिया है, जो बहुत से लोगों के लिए गुज़िश्ता सदी की नज़रियाती महाज, जिसको हम कहते हैं महाज़राई की याद दिलाता है, और जिसको हम अक्सर प्रोग्राम्स में भी सुनते हैं, बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती से भी दुनिया को बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ है, ख़ास तौर पे हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी बड़ी तकलीफ़ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने ऑपिड में ये भी लिखा है कि अफ़गानिस्तान गुज़िश्ता 20 सालों से अदम इस्तेहकाम और इंतशार का शिकार था, और ख़ित्ते में अमन की वापसी की उम्मीद के साथ इस अदम इस्तेहकाम और इंतशार के ख़ात्मे का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। ये भी उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है, और ये प्रेडिक्शन वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सियासी, जब एक तरह से अपना सियासी महाज शुरू किया था बैक इन 90s, तो उस वक्त भी उनके जो माइंड सेट था या उनकी जो बहुत सी ऐसी फ़िलासफ़ीज़ थी जो आज पूरी हो रही हैं, तो दुनिया इस पर भी बड़ी तशवीश का इज़हार करती है कि इनको कैसे पता था कि बाद में डायलॉग पर ही आकर मामला जो है उसने सेटल होना है, और इतने सालों की जो जंगें हैं वो किसी काम की साबित नहीं होंगी। तो ये चीज़ भी हमारे वज़ीर आज़म ने साबित की। अफ़गानिस्तान में मुआशी बदहाली और इंसानी बहरान के सद्देबाब के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी का मुतहर्रिक किरदार और शमूलियत ज़रूरी है, ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने ऑपिड में लिखा। चीन में अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वज़ीर आज़म साहब ने अपने ऑपिड में लिखी है, और वो है यूहिर मुस्लिम्स के हवाले से कि उनके साथ जो चीन में बर्ताव है उस पर तो दुनिया की जानिब से चीन को तनकीद का बड़ा शदीद निशाना बनाया जाता है, लेकिन हमने अपने सफ़ीर यानी कि मोइनुल हक साहब को वहाँ पर भेजा, उन्होंने मालूमात हासिल की, तो मालूम हुआ कि ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल बरअक्स हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी बात की है और एक तरह से तंज़ किया है, ताना दिया है दुनिया को कि मग़रिब जो है उय्घुर के हवाले से तो बात बड़ी करता है, लेकिन कश्मीर की जब बात आती है तो बिल्कुल खामोशी ज़िप हो जाते हैं सारे। कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है, और उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी भारतीय मज़ालिम पर खामोशी तोड़े, ये दिस इज़ हाई टाइम। ये भी वज़ीर आज़म साहब ने अपने ऑपिड में लिखा। तो ये दो अहम खबरें थी जो हमने सोचा कि हम आपको देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। एक ये कि जस्टिन ट्रूडो भी जो हैं वो इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब के बाद, और दूसरा ये कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती के हवाले से और अफ़गानिस्तान और पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने ऑपिड लिखा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए, बड़ा इंसाइटफुल है। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और अगली खबर है जी बड़ी इंटरेस्टिंग, और इस्लामाबाद में एक मैराथन हुई है, और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहली बार 42.2 किलोमीटर की मुकम्मल मैराथन का इनेकाद किया गया है। मैराथन की अहम बात यह है कि इसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी हिस्सा लिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी क्योंकि उन्होंने किसी को बताया नहीं था, दिस वॉज अनप्लैंड। तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी अहलिया समीना अलवी साहिबा के साथ मैराथन में शिरकत की है, और सबको हैरान कर दिया, किसी को नहीं पता था कि ये जो है शामिल होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद में मैराथन में शिरकत उन्होंने की, और उन्होंने अपना जो 10 km का लूप है वो भी मुकम्मल किया। सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह की तकरीबात बाकायदगी से करने की तरगीब भी दी उन्होंने, और इस हवाले से ट्विटर पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान का कहना ये था कि दौड़ते हुए उन्होंने ख़ुद को जिस्मानी तौर पर सेहतमंद पाया है। उनको ज़ाहिर एक शख्स को फ़ील हो जाता है जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपको आपकी बॉडी बता देती है कि भाई इतना करो और इतना ना करो। तो सदर साहब माशाल्लाह फ़िट हैं, और 72 साल सियालकोट के बुज़ुर्ग को देखकर खुशी हुई। वो हर साल 42 किलोमीटर मैराथन मुकम्मल करते हैं, ये भी सदर साहब ने लिखा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी लिखा है कि मैं रोज़ फजर के बाद 6 किलोमीटर वज़न के साथ
4 किलोमीटर तक 6 केजी वजन के साथ 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ। ये बात उन्होंने लिखी, तो ये भी बड़ी खुशाइंद है और बड़ी हैरान कुन भी है, लेकिन ये है कि आवर प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो फिट, तो ये खुशी हुई देखकर। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये ट्वीट्स थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सदर साहब की वीडियोस कल से चल रही हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ जो हम आपके लिए लेकर आए। और एक मरतबा फिर जाते जाते कहेंगे कि जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ऑपेड नहीं पढ़ा वो ज़रूर जाकर पढ़ें और उससे मुस्तफ़ीद हो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने उसमें लिखी है और जिस तरह से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया दुनिया के आगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात विद अ वेरी म्यूजिकल मंडे टू बिगिन विद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। म्यूजिकल मंडे के साथ जी आज हाजिर हुए हैं हम, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त जो फैमिली मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इनकी पूरी फैमिली गाती है, और ये नहीं कि वैसे ही बाथरूम सिंगर्स हैं या बाकायदा तौर पर अच्छा गाते हैं, सुरीला गाते हैं, लय ताल सुर इनकी हर चीज़ ऑन पॉइंट है। हमारे साथ मौजूद है, मैं तारुफ भी करा देती हूँ और फिर इनके बारे में भी जानेंगे और इनसे गाने भी सुनेंगे, और आप लोग भी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं हमारे, तो अगर आप लोगों ने कोई ख़ास इनसे गाना सुनना हो, कोई गज़ल सुननी हो, कोई कवाली भी सुननी हो, तो हम इनसे करा लेंगे। लेकिन नाजरीन आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। हमारे साथ राइट साइड पर मौजूद हैं शर्मीन रिदा, अस्सलाम वालेकुम शर्मीन। वालेकुम सलाम। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उम्मे रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और अकीदा मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब की ये साहिबजादियाँ हैं, और मेरे बाएं जानिब जो है मेहदी हसन साहब के साहिबजादे मौजूद हैं। एजाज़ हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हैं नूर हैदर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, अब ये बताएं कि कौन किस से बड़ा है, पहले तो ज़रा ये वाजे कर देना। ओके, मैं सबसे बड़ी हूँ, शर्मीन रिदा, और मेरे बाद जो है थर्ड नंबर पे है, सेकंड वन नहीं आई। अच्छा, ओके। तो रुबाब, फिर उसके बाद है भाई एजाज हैदर, फिर उसके बाद अकीदा, फिर नूर हैदर। अच्छा, तो ठीक है, ये हमारे पास जी इनकी नंबरिंग आ गई है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। ये बताएं, एक होता है गाने वाला जी, और किसी घर में एक आधा पैदा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक होता है दूसरा भी गाने वाला आ जाए कोई, फिर होता है तीसरा भी आ जाए। ये सारे के सारे 5-6 गाने वाले एक ही घर में, और फिर वालिद साहब भी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे एक्चुअली ये क्या है, मतलब क्या है ये, क्या मजाक है? कुछ टैलेंट हमारे लिए भी छोड़ देते तो कहीं मैं भी आज गा रही होती, हो सकता है। एक्चुअली हमारे जो दादा अबू थे, अच्छा, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जाकिर गुलजार हुसैन अपने वक्त के जाकिर थे। उसके बाद बाबा की बहुत अच्छी हो गई। बाबा के साथ बाबा जो हैं वो मामा जो हैं वो बाबा की कज़न लगती हैं, मामा की भी अच्छी थी। फिर जब दोनों पेरेंट्स अच्छे थे तो फिर सारे अच्छे हो गए। ये चेक करें जरा, मतलब ये अनफेयर बात है। मतलब पाकिस्तान में और भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वो गाने में अपना मकाम नाम पैदा करें, अब सारा यही लेके बैठ गए हैं, तो बाकियों में क्या रह गया है? ये बताएं कि आप लोगों का खास जो स्टाइल कह लें या जो आप लोगों की स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं गाने में, वो आपकी क्या है? बारी बारी हम सबसे जानते हैं, आपको किस किस्म का गाना पसंद है जो आपकी आवाज़ के साथ ज़्यादा अच्छा चलता हो? क्लासिकल, ऐसा ना मारवी टच। अच्छा, हाँ, आपकी आवाज़ में वो है, वो एक डेप्थ गहराई है और वो ज़रा एक रॉनेस है। हाँ जी, वो वही। और मैडम को मैं बहुत अच्छे से गा लेती हूँ। अच्छा, क्या बात है, बस फिर मैडम का आपसे हम सुनते हैं आज। आप बताएं उम्मे रुबाब। मुझे नॉर्मली सारे सिंगर पसंद है। अच्छा, पाकिस्तानी तो मैं ड्रामों के गाने ज़्यादा अच्छे OSTs जो हमारे होते हैं। क्या बात है, तो बस फिर हम टीवी के OST आपसे हम सुनेंगे। ठीक है, ये हो गया जी, इनसे हम सुन रहे हैं मैडम, और हमारे साथ जो उम्मे रुबाब हैं उनसे हम सुनेंगे OSTs। ठीक है, अच्छा आप बताएं अकीदा, आपको क्या ज्यादा गाने? मुझे ना बेसिकली सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। आप सैड तो नहीं लगती? मैं हर तरह का गा लेती हूँ, पर मुझे ज्यादातर सैड पसंद है। अच्छा, उदासी वाले। हाँ। आप उदासी मायने घर में वो जो सीरियस सा बच्चा बैठा होता है, खुशियां भी हो रही हो तो उसको बस मुंह बना हुआ है, वो वाली हैं आप? मैं बहुत हंसमुख हूँ, ये सब मुझे चुप करवाते रहते हैं। लेकिन पसंद इसको, लेकिन आपको वो वाले गाने। ठीक है, आप बताएं जी। नूर हैदर, आपकी तरफ आते हैं पहले और फिर आपके बड़े भाई की तरफ। आपको किस किस्म के गाने पसंद हैं, और आपका फेवरेट सिंगर अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन है? अमानत अली। अमानत अली, नए वाले या पुराने वाले? नए वाले। असल वाले या दूसरे वाले भी असल है वैसे, लेकिन एक अमानत अली सीनियर है, एक अमानत अली जूनियर है। जूनियर। आपको कौन से वाले? वो जूनियर वाले। जूनियर वाले। सीनियर वाले नहीं सुने आपने? सुने हैं। हाँ, देखिए कमाल तो उन्होंने की है, बाद में फिर सारे फॉलोअर्स आते हैं, एक बंदा लीडर आता है और फिर बाद में सारे। तो आपको अमानत अली पसंद है, और आप गाते भी उन्हीं जैसे हैं ज्यादातर? जी। आपकी तरफ आएंगे? मुझे सजाद अली और कोक स्टूडियो में अली सेठी। अच्छा, वो अच्छा आजकल कोक स्टूडियो के सॉन्ग ज़्यादा। बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो शुरू करें? बिल्कुल। चलो बस फिर इंतजार कैसा, नाजरीन भी तड़प रहे हैं सामने बैठे हुए कि ये सबको कैसे गवाएगी, लेकिन हम गवा लेंगे नाजरीन, आप टेंशन ना लें। चलें जी। मैं सोच रही थी कि पहले आपको एक कलाम जो हम मिलकर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आगाज इस तरह से करते हैं और फिर हम आ जाएंगे इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ। ओके। मौला 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 जहाँ भी देखूं तेरा निशान है, बेरवा दिल में तेरी अज़ा है। तू ही अहद है, तू ही है वाहिद, तू ही है रब्बी, तू ही जरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू। जब नहीं हो साथ कोई, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। ऐ मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। चाहे कहीं जो गहरा अंधेरा, तेरी अता से आए सवेरा। तेरी ही खलकत चांद तारे, तूने ही बख्शी ये रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत। मतलब आपको आवाज़, कभी कभी आप ऐसे किसी एमेच्योर सिंगर्स को सुनते हैं जिनसे कि ये पता चल रहा होता है कि वो सिंगिंग अच्छी करते हैं लेकिन नए हैं। आप लोगों की आवाज़ में वो जिसको कहते हैं ना पुख्तापन, मतलब वो जो सुर है वो पक्के, जिस स्पॉट पे लगना है उसको उधर ही लगना है, ये नहीं कि वो इधर से फिसल गया। और अच्छा, ज़्यादा लोग गा रहे होते हैं कोरस में गाते हैं जब, तो वो एक लेवरेज होता है कि चलो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया, लेकिन वो मालूम नहीं होता, यकीन जानिए पता नहीं चलता। कब से आप लोग गा रहे हैं, कौन सी एज से? मैं क्लास 3 में थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग सिंग किया था स्कूल में। अच्छा। तब मैडम का ही मैंने नियत शौक, आय हाय क्या बात है। थी मैं, तो तब मैंने गाया था। अच्छा, तो 3rd क्लास की बच्ची, 3rd क्लास, हाँ जी। नियत शौक जरा मुश्किल भी है। हाँ जी, और चॉइस ही ऐसी थी, मतलब सब परेशान हो जाते थे कैसी चॉइस है। थोड़ा बंदा लो स्टैंडर्ड रखता है, फिर हाय हाय या आसान लफ्जों वाला गाना चुने ना जो याद आराम से हो जाए। ये तो नियत शौक तो वैसे भी मुश्किल लफ्ज है। हाँ जी, और मतलब मैं जितने भी मैडम के जो मुश्किल गाने हैं, जैसे वो सजना रे क्यों भीगे तोरे नैन, इस तरह के सॉन्ग्स। क्या बात है। चले अब आप लोगों की बात भी कराते हैं, हमारे साथ कॉलर्स भी हैं। गुजरांवाला से जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज शहजेब साहब, तहजेब साहब, हाफिज तहजेब साहब, ड्रॉप हो गई ये कॉल, लेकिन दोबारा करिए और फरमाइश करें जो आप चाहते हैं सुनना। आज के दिन का आगाज़, पूरे हफ्ते का आगाज़ तो हम म्यूजिकल मंडे से कर रहे हैं। उमर बाब, आप बताएं कब से गा रही हैं और आपको वैसे कब ये एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ अच्छी है, थोड़ा बेहतर है, गा सकते हैं? मैं तो अपने मतलब मेरे बहन जब भी गाती थी, कुछ भी आप साथ हो लेती थी। ये नथी हो गए बेसिकली आपके साथ। असल में शुरुआत आपकी थी, ये सब नथी है पीछे। ठीक है जी। नीलम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नीलम साहिबा कैसी हैं? अभी मैं ठीक हूँ, आप सुनाई कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कोई गाने की खास फरमाइश है, सुनना चाहती हैं? अभी मुझे नाते में बहुत पसंद है, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है आज।
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नातें सबको किसको नहीं पसंद होती, और गाने वाली आवाज़, पढ़ने वाली आवाज़ ऐसी खूबसूरत हो तो फिर तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम नाते जो हैं वो भी करेंगे। कलाम इन्होंने वैसे सुनाया, मुझे नहीं पता प्रिपेयर आज करके आए हैं या नहीं, लेकिन ये है कि हम सुनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू नीलम। अच्छा आप बताएं अकीदा, आप भी नथी होने वाले ग्रुप में से हैं या आप भी, आपको खुद से पता चला था और आपको लगता था कि आप अलग से एक पहचान लेकर आएंगी, या बहन के पीछे पीछे? इसी तरह मिलाद पढ़ते थे ना, तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे, तो इन्होंने मुझे एक दिन याद करवाया, तो मैंने खुद पढ़ा, तो मैंने कहा कि मैं तो पढ़ सकती हूँ। अच्छा बहनें तो चलें आपस में ज़्यादा उनकी एक बॉन्डिंग होती है, भाइयों का कैसे जो है वो, ये भाई बताएंगे जवाब देंगे या बहन से पूछूं? नहीं आप बता दें, मैं क्या डर टैका उसका कि वो आप बोल ही ना सकें, इधर पूरा जमहूरियत है, आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बाबा सिंगिंग करते हैं। हाँ, तो बस उन्हें देखकर वो अक्सर बोर होते हैं, तो हम साथ उनके साथ हमें सिखाते रहते हैं वो अक्सर। सही है, लेकिन पता वहीं से चला कि आप गा सकते हैं, और अब्बू ने बेसिकली पहले पहचान की। पापा ने कहा भाई तुम गा सकते हो, तुम गाया करो। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ। अच्छा एक और कॉल बहुत आ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन वो लाइन के मसले की वजह से ड्रॉप हो जाती है। कौन है जी हमारे साथ? इरशाद साहब है खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं इरशाद साहब। हमारे साथ एक पूरी फैमिली बैठी है जिसमें कि सुर ताल की वाफिर मिकदार पाई जाती है। अगर ये हो सके तो हमको वो सुनवा दें, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, बहुत शुक्रिया। हम इनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इनको आता हो तो हम इनको कहेंगे कि जरूर। किसी एक आधे को आता है? मतलब काफी लोग हैं आप लोग, किसी एक आधे को तो आना ही चाहिए। एक्चुअली हम लोगों का ऐसा आपस में इत्तेहाद है ना कि सब एक चीज प्रिपेयर करते हैं। मतलब जो चीज मुझे याद होगी वो सबको याद होगी, जो चीज मुझे नहीं करनी। बेसिकली तो ये सब नथी ग्रुप है, आपके साथ चिपक गए हैं, हम समझ गए, बात में पहुंच गई हूं। बिल्कुल लीडर, बिल्कुल इमरान खान, इनके घर का इमरान खान। हमारा थोड़ा सा ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, 13 ईयर्स की थी जब मेरी मामा की डेथ हो गई थी। अच्छा। और ये जो ये सबसे छोटा है वो, तो आप मेरी बेसिकली अम्मी या वो जो मदरली फिगर है। हाँ, समझे कि मैंने इन सबको बड़ा किया, मैं इनकी मदर भी हूँ। बिल्कुल सही है, इसलिए ये नथी ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, मदर हमेशा साथ नहीं रहेगी, तो इसलिए जो है आप उनका भी अलग हो जाने का भी होगा सिलसिला, जाहिर है इंशाल्लाह। अच्छा हो गया हुआ है, अब शादी हो गई है मेरी, अब ये पीछे से माशाल्लाह करते हैं, जहाँ मैं नहीं होती वहाँ पे करते हैं। लेकिन वैसे जब एक साथ परफॉर्म करने की आदत हो जाए तो फिर अकेला कोई कर रहा हो तो मजा नहीं आता, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, हम तीनों में से कोई एक भी ना हो तो मजा नहीं आता, बिल्कुल ये कमी महसूस होती है। हमारे साथ अगले कॉलर कौन है जी? अहमद रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक अहमद साहब, आप सुनाएं। हमारे साथ ये पूरी फैमिली है जो खूबसूरत आवाज में गाती है। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज है जी इन सबकी। अल्लाह ताला इनकी आवाज में और मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। आप गाते हैं सर? जी आप गाते हैं? बस कभी कभी शौकिया गा लेता हूँ। तो आज हमें भी शौकिया सुना दें। और क्या शौकिया क्या सुनना पसंद करेंगे? और सर आप कुछ भी सुना दें, हम सुन लेंगे बड़े शौक से। जी सुना देते हैं जी। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जी बस सुभान अल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। सर आपकी थोड़ी बहुत आवाज़ अच्छी नहीं है, अच्छी खासी आपकी आवाज़ है, और खुलूस और जो मोहब्बत का जज्बा था वो तो वैसे ही फिर बाजी ले जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद साहब, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में कॉल की, बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पर हम एक आखिरी कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद ब्रेक से वापस आके आप लोगों से मजीद हम सुनेंगे। शाकिर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाकिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। भाई नहीं आपसे छोटा? तो छोटा भाई नहीं हो सकता क्या? जी छोटे भाई होते हैं माशाल्लाह। ये बहन भाइयों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
अब क्या सुनना चाहेंगे, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? कोई ऐसा सॉन्ग सुना रही हो, ये तीनों बहनें और दो भाई सारे मुझे एक साथ गाए। सारे मिलके गाएं। उन्होंने कहा तीनों बहनें और दोनों भाई। हमने, आपने भी नोट किया ना, मैंने भी नोट किया, ये दो भाई जरा खामोश थे, शर्मा रहे थे शायद, तो इनको हम वापस गेम में इन करते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया शाकिर अहमद साहब, भाई नहीं, शाकिर भाई नहीं कहूंगी, वो कहते हैं छोटे को भाई ना कहा करें, बड़े को भाई कहे तो ठीक है। हाँ, ये भी मेक सेंस। एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद हम जब वापस आएंगे तो ये सिंगिंग फैमिली हमारे साथ मौजूद होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। म्यूजिकल मंडे में आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम उस फैमिली के, उस नौजवानों से जो कि गाने में बड़ी महारत रखते हैं। और अब चलते हैं हम मजीद कुछ सुनने के लिए। तो अब क्या सुनाएंगे आप लोग हमें? ओएसटी सुनाते हैं। अच्छा, ओएसटी सुनाते हैं, ड्रामों के। सही है। ओके, हम के ड्रामे हो, बस हमारे हो, देखें। एक्चुअली अब ये डिसाइड करते हुए मैं तो पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, डिसाइड करते हुए थोड़ा कि पता नहीं वो जो मुझे आता है क्या वो हम पे था कि एयर वाई पे था। चलो चलो, जो रह गई थी कसर वो पूरी हो गई। चले खैर, एनीवे। अच्छा, भूल जाने का हुनर मुझको बताते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़क़त मेरे दिल से उतर जाएगा, फ़क़त मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। वैसे आवाज में खनक भी है और वो जो एक तकलीफ दर्द वाला आंसर होना चाहिए इस गाने में, वो भी है आपकी आवाज में। अब बॉयज की तरफ चलते हैं नाजरीन। लड़कियों को हमने ज्यादा वो दे दिया है, जरा ज्यादा हाइप दे दी है और ज्यादा तवज्जो भी दे दी है। वो कहेंगे बिल्कुल ही ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन इधर हो रही है। तो नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, मर्द हजरात की तरफ भी मेरी उतने ही जो है हम टाइम देंगे जितना कि इनको हमने दिया है। आप सुनाएं, आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको सजाद अली का सॉन्ग सुनाऊंगा। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जबरदस्त, क्या बात है। नूर हैदर, आप क्या सुनाएंगे हमें? अमानत अली। अमानत अली, बिल्कुल अमानत अली। नूर हैदर इज अमानत अली 3, अमानत अली 2 तो है ना हमारे पास, तो आप 3 है बस। बिल्कुल। सजना रात तेरा तक तक हारियां, सजना रात तेरा
तक तक हारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा तक तक हारियां गम दिया रातां दिन लंघदे अजाब दे गम दिया रातां दिन लंघदे अजाब दे अख किते लगे तेनू वेखां विच ख्वाब दे रब कोलों मंगनियां नींदरां उदारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा तक तक हारियां। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और अब आगे आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब कभी ये नहीं सोचा एक बैंड या एक तरह से पूरा ग्रुप लॉन्च करें? और हाँ, हमने ये सोचा हुआ है कि हम लोग बहन का अपना एक बैंड बनाएंगे। और क्या? और ज़रूर इंशाल्लाह, बिकॉज हमारे पास कुछ अपने भी लिखे हुए सॉन्ग्स हैं ना, अच्छा, जो हम लोग करते हैं, बट अभी हम उसको दिखाते नहीं हैं, अभी लॉन्च भी नहीं किया और सुनाते भी नहीं। वो लिखे बाबा, हमारे जो बाबा है ना, वो हरफन मौला, हाँ हरफन बिल्कुल घर में। और मेरी फुफो है वो, अच्छा वो भी, हाँ उनके ट्यून्स, वो ट्यून्स मेकिंग मतलब कंपोजिशंस करती हैं, कंपोजिशन बनाती हैं। और फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग उनसे बस उनका मवाद लेकर सब गाया करेंगे। और क्या, सब गाया करें। एक चैनल बनाना है यूट्यूब का, और फिर आप देखें कहाँ से कहाँ शोहरत की बुलंदियों को आप लोग छू रहे होंगे। अब आपकी तरफ आते हैं अकीदा, आप बड़े खामोश आराम से बैठी हैं, खामोशी से शर्माती शर्माती, और इनसे भी सुन लिया, इनसे भी सुन लिया। उम्र रुबाब रह गई है और अकीदा रह गई हैं, क्या सुनाएंगी? ये सुना रही थी। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। एक्चुअली इसकी आवाज़ बहुत ख़राब हुई भी है ना, अच्छा, तो ये कंट्रोल, हालांकि ये हमारा कंट्रोल बंदा नहीं है। अच्छा, ये लेट इट लूज। हाँ, ये माशाल्लाह, और इसकी आवाज़ में बहुत अनझिझक है ये, मतलब क्या बात है। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, बिल्कुल हेजिटेशन फील नहीं करती चीज़ों में। ठीक है, अभी झिझक रही है बिकॉज ऑफ इसका साउंड खराब है बिल्कुल। ठीक है जी, आप अपना साउंड और साउंड सिस्टम अपना ठीक करें, फिक्स करें। अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब आप लोगों को प्रोग्राम पे दावत देंगे तो और मज़ीद आप लोगों से सुनेंगे। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश करे, बहुत तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, और जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं, जो कि नज़र आ रहा है कौन सी फील्ड, अल्लाह करे कि आप आसमान की बुलंदियाँ छुएँ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप सारे बहन भाइयों का और आपके वालिद साहब का, जो इस टैलेंट को नर्चर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, कि बेटियों को भी आपने इस तरह से ट्रेन किया हुआ है। बेटे तो होते हैं, आते हैं सामने, लेकिन बेटियाँ स्टिल एक है हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा जो रह जाती हैं पीछे। तो ज़बरदस्त काम करें आप। नाजरीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे दोबारा करते हैं मुलाकात। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, खुराक और मुल्क की सरहदों का हिफाजत या उनका तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क या कौम के लिए पहली तरजीह होता है, और हमारी फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, जबकि हमारा जो किसान है वो हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त करता है। और जिस मुल्क में अपनी खुराक पैदा होती है, ये माना जाता था एक ज़माने में कि उसको किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद सेल्फ सफिशेंट होता है, अपने लिए पैदावार प्रोड्यूस करता है और अपने लोगों का पेट पालता है। लेकिन उसी किसान के बारे में बात बहुत कम होती है हमारे टेलीविज़न चैनल्स पर। उसी किसान के बारे में तवज्जो का जो रुझान है हुकूमतों की
जानिब से भी बड़ा कम रहा है। हम खुद को कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी हैं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन वही ज़रई मुल्क गंदम एक्सपोर्ट करता है और फिर वही गंदम इम्पोर्ट करता है। हमारी पॉलिसीज़ का भी जो है उसमें भी प्लानिंग का फुकदान नज़र आता है। किसानों के मसाइल के हवाले से आज हमने बात करनी है और पॉलिसीज़ का कंपैरिजन भी थोड़ा सा करेंगे कि इस हुकूमत की और गुज़िश्ता हुकूमतों की किसानों के हवाले से और ज़रई जो पैदावार है उसके हवाले से पॉलिसीज़ कितनी मौसर साबित हुई हैं। और पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बड़ा ये अहम टॉपिक है और हम बड़े अरसे से इसको करना चाह रहे थे, आपके साथ हमारी बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बस वो दरमियान में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती थी। ये बताइए कि किसानों के हवाले से या ज़रई जो हमारी पैदावार है उसके हवाले से अगर हम पॉलिसी से शुरू करें, हमारी आज की गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है और पिछले हुकूमतों की पॉलिसी कैसी थी, कंपैरिजन अगर आप हमारे लिए कर देंगे तो। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो सबसे आपका शुक्रिया शिफा कि आपने जहाँ पे और कम्युनिटीज़ के लोग आपके प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं तो ये एक खला था जो आज आपने पूरा कर दिया। कोशिश हमारी है सर। बिल्कुल। और किसान जो है वो बड़ा ही मजलूम है। आप ये देखें कि किसान नायब खुदा है, अल्लाह रब है, वो पालने वाला है, लेकिन पालने का जो असबाब है वो रब ने किसानों को सपुर्द किया। और ये किसान इस मुल्क के लिए क्या नहीं करता, लेकिन इसके लिए कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि किसान जो है वो इस ज़मीन का सीना चीर के वो अनाज मुहैया करता है अपने पाकिस्तानियों को, अपने लोगों को। कहते हैं कि आप जो बॉर्डर सिक्योरिटी वो बाद में है, फूड सिक्योरिटी पहले है। जिन कौमों के पेट खाली होते हैं उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर सकती। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आज जो है मेरा मुल्क किस तरह से फूड की कमी का शिकार है, ये कैसा ज़री मुल्क है। अक्सर दोस्त हमारे मीडिया के भी बात करते हैं, कहते हैं कि ज़राअत जो है रीढ़ की हड्डी के हंस। मैंने कहा इस रीढ़ की हड्डी पे इतनी चोटें लगाई हैं, इतनी चोटें लगाई हैं कि ये पैरालाइज हो गई। आप देखें कि कैसा ज़री मुल्क है कि गंदम आप बाहर से मंगवा रहे हैं, कॉटन आप बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, दालें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, एडिबल ऑयल आप बाहर से मंगवा रहे हैं और दीगर चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं। तो वजह क्या है? बिल्कुल सही। अब इसी वजह पे हम बात करेंगे कि हमने इस ज़रई मुल्क की ज़रई पैदावार के साथ किया क्या है माजी में, जिसका कि आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क के नाम से जाने जाने वाला मुल्क है। हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद हम अपनी ज़्यादातर राशन जिसको हम कहते हैं आटा, दालें, चीनी, ये बाहर से मंगाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारी कॉटन प्रोड्यूस एक ज़माने में दुनिया में मानी जाती थी, अब वही चीज़ बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान पीछे रह गया। क्यों? पॉलिसीज़ का फुकदान रहा है, प्लानिंग का फुकदान रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, वजूहात पर बात करें। और हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। बुखारी साहब, हम वजूहात तक पहुँच गए थे इस अहम डिस्कशन के। वजूहात क्या हैं, कहाँ क्यों हम यहाँ तक पहुँचे? शफा, असल में बुनियादी तौर पर यह है कि हुकूमतों की पॉलिसी में ज़राअत अहमियत नहीं रही। ज़राअत को कोई अहमियत नहीं है। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने ज़राअत की कोई पॉलिसी नहीं दी। और आप ये देखें कि एक वक्त था कि हम 1.5 करोड़ बेल्स बनाते थे और फिर हम 55 लाख पे आ गए। पिछले साल कुछ बेहतरी आई। आप ये देखें कि जो गंदम है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि आपको 2 करोड़ 60 लाख टन चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ 60 लाख टन चाहिए, आपकी डिमांड है, आपकी जितनी आबादी है उस हिसाब से आगे। आपको पता है कि आपको इतनी दालें चाहिए, आपको एडिबल ऑयल आपका 80% 75% बाहर से आ रहा है। क्यों? अगर आप 15 लाख एकड़ पे क्रॉप जोनिंग कर लें, ये पॉलिसी बना लें, तो आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका आम दुनिया का बेहतरीन आम है, आप 18-20 लाख टन पाकिस्तान पैदा होता है। जी बिल्कुल, बेहतरीन आमों में, तो बेहतरीन आमों में, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं करते। पॉलिसी गलत है और वहाँ भेजने के लिए परेशानी होती है। फिर आप ये देखें कि अगर कोई फसल ज़्यादा हो जाती है तो किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता। पिछले दिनों आपने देखा कि किसान जो है वो अपने टमाटर वो नहर के अंदर फेंक रहा है। अगर उसके लिए पल्प प्लांट लग जाए और वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसकी तरफ चले जाएं
तो इस पर काबू पाया जा सकता है। हमें अपनी मर्जी की फसल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरी फसल मेरी मर्जी, और रेट मैं नहीं बना पाता, और रेट जो है वो बंद कमरों में बैठ के हमारा तय किया जाता है, हमारी किस्मतों के फैसले किए जाते हैं। ये है गिरावट। आप देखें कि इंडिया जो है वो 80 लाख से 4 करोड़ बेल्स पे कॉटन पे चला गया। वो वजह क्या है? हमारे पास जो है वो आप ये देखें कि कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं, मैकेनिज्म नहीं कि हमारे बीज जो है वो नए बने और माहौलियाती इस जो तब्दीली हैं उसके मुताबिक उसके हिसाब से बने। वो लोग रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च का ये हाल है कि 13 इदारे हैं हमारे रिसर्च के, उनके पास फंड ही नहीं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब प्रायोरिटी होगी तभी उसके हवाले से रिसर्च डेवलपमेंट काम होगा। अगर प्रायोरिटी ही एक चीज़ को समझा ना जाए तो उसने तो फिर तनज़्ज़ुली का ही शिकार होना है। सर एक वक्फा लेंगे हम, और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, तो बात करेंगे कुछ मज़ीद एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, किसानों के राइट्स के हवाले से भी बात हो रही है। किसान अब एहतजाज करने के दर पे हैं। सर ये बताएं किस चीज़ पर एहतजाज हो रहा है और उससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ सुनेगी हुकूमत आप लोगों की? जी शफा, देखें सुने ना सुने, वो कहते हैं अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, क्या बात मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अब ये GST लगा दी है सख्त तरीन साहब ने IMF से जाके है ये शौकत तरीन साहब, हाँ शौकत तरीन, मैं तो सख्त तरीन कहता हूँ कि ना वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। मैं आप ये देखें कि बिजली के बिल्स जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं किसानों के लिए। हमारा मुतालबा है कि वो 5 रुपये 35 पैसे यूनिट किया जाए। हमने हमाद अज़हर से वक्त लेने की कोशिश की, कोई वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा अब उसमें तमाम बीज जो नहीं तो आते हैं उसमें 17% नहीं, वो बाबडा जो जरी ट्यूबवेल है, अच्छा, वो हमारे लिए एक अजाब बने हुए हैं, वबाल जान बने हुए हैं। उसके ऊपर इतने टैक्सेस। यार आप इंडिया को देखो कि इंडिया किस तरह से अपने किसान को आगे प्रमोट कर रहा है, और मैं इंडिया के किसान को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने 1 साल वो बैठे रहे और जद्दोजहद की और उन्होंने अपना मुतालबा मोदी से मनवा लिया। नहीं लेकिन तारीफें तो ये भी इनकी भी आपने वजीर आजम साहब की तो आपने तारीफ की थी जब आप उनसे मुलाकात करने गए थे। मैं तारीफों पे आता हूँ, जहाँ तारीफ बनती थी वो भी मैं आता हूँ। अच्छा। मैं शफा पहले ये बता दूं कि जो 17% इन्होंने GST लगाई है वो वापस लेनी चाहिए, वरना उससे बहुत बड़ी एक तबाही आएगी ज़राअत के अंदर कि आप बीज जब महंगे कर देंगे। मुझे बताएं सब्जियों के तमाम बीज बाहर से आते हैं, वहाँ 17% लग गया तो आप जो है वो सब चीजें महंगी हो जाएंगी। हम तो सब्जी भी महंगी खरीदते हैं सर। आप देखें ना, जब किसान का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर यही होगा। अच्छा, जहां तक आपने तारीफ की बात की तो वो तारीफ बनती थी वजीर आजम की तो हमने की, और 8 जून को मुलाकात हुई। हम ये कहते हैं वजीर आजम साहब से हमने कहा था, और वजीर आजम साहब को ये चक्कर दे देते हैं, ये जो फैक्ट्स और फिगर जो देते हैं ज़राअत के हवाले से। हम आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुतालबा कर रहे हैं कि दोबारा हमें वक्त दिया जाए वज़ीर आज़म साहब, हम आपको असल हकीकत बताएंगे कि ज़राअत के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखें कि खाद की क्या सूरत हाल बनी, यूरिया की। अब वक्त कम है आपके पास, मुझे बताएं कि किसान का ये मुकद्दर है कि एक तरफ वो लाइनों में खड़े होकर सारा दिन 2-2 बोरियां ले, और फिर एक तरफ वो गन्ने की छिलाई का सीज़न है और वो गन्ने को छीले। आप ये जो यहाँ बैठ के हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं शफा, इनको कहिए कि 1 या 2 दिन हमारे साथ आके खेत में ये गुजारें तो इनको एहसास हो कि किसान जो है वो कितनी मेहनत करता है। तो कम से कम जो है वो खाद पे भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। DAP जो 2020 में 4000 की थी, आज वो जो है 10,000 की बोरी हो गई, उसको भी कम करना चाहिए, उस पर भी सब्सिडी देनी चाहिए। लेकिन वो शॉर्टेज के हवाले से भी मैं चाहूंगी आप क्विकली अगर हमें बता दें फाइनली कि खाद की शॉर्टेज का क्या है। वो कहते हैं कि ज्यादा अच्छी पैदावार हो रही है इसलिए किसान ज्यादा खाद खरीद रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये मेरे ख्याल एक वजीर मासूफ ने कही थी कि किसान के पास चूंकि ज्यादा पैसा आ गया है, जब ज्यादा पैसा आता है तो फिर किसान यूरिया ज्यादा खरीद करता है, जब वो ज्यादा खरीद करता है तो फिर शॉर्टेज हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह। हजूर आपका जो डिपार्टमेंट है आप उसी की बारे में ही बताइए, आप ये भाषण न दें। आप यूरिया कौन खरीद करेगा ज्यादा?
यूरिया तो सिर्फ उसका कद बढ़ाने के लिए होती है, डीएपी पैदावार बढ़ाने के लिए होती है। हम ये कहते हैं कि हुकूमत अपनी पॉलिसी डंग टपाओ पॉलिसी ना बनाए, जिस तरह पिछली हुकूमतें डंग टपाओ पॉलिसी बनाती थी, और ज़राअत का ये हाल हो गया है। ये कम से कम 5 साल पॉलिसी ये बनाए ज़राअत की, और फिर आप देखें कि तमाम चीज़ें, चाहे आपका आम है, चाहे आपका किन्नू है, चाहे आपका सेब है, चाहे आप नज़र तो दौड़ाएं कि कौन सी चीज़, ये जो आप हमने कपड़े पहने हुए हैं इसके पीछे कौन है शिफा? किसान है। ये जो आप हमारे शहरी बाबू भी डब रोटी है, अब तो खैर देहातों में भी आ गई, वो खाते हैं, वो उसके पीछे कौन है? किसान है। आप जितनी भी चीजें आप ले लें, सनत आपकी किसानों के सर पे चलती है। सही है। आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री, आपकी फर्टिलाइजर, आपकी फ्लोर मिल, आपकी टेक्सटाइल मिल, आपकी, और एक टेक्सटाइल का शोबा शिफा आप ये देखें कि वो कितने लोगों को रोजगार देता है। 48% जो है वो कमो पेश जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से पिकिंग मजदूर करता है। आप ये देखें कि कटाई जो है वो मजदूर करता है, गन्ने की छिलाई मजदूर करता है, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन को रोज़गार मिलता है ज़राअत के साथ। मैं कहता हूं कि ज़राअत को आप उठाइए तो ये मुल्क उठेगा। चाहे आप कंस्ट्रक्शन के शोबे को उठा लें, सनत, अरे भाई रॉ मटीरियल होगा तो सनत चलेगी, तो सनत जो है वो इसके बगैर नहीं चल सकती। तो ये होश के नाखून लेने चाहिए। मैं बता रहा था कि 8 शोबे टेक्सटाइल एक कॉटन से चलते हैं। आपके जो ऑयल जो है बिनोला, वो उससे कॉटन केक पैदा होता है, और कॉटन केक पे भी इन्होंने जीएसटी लगा दी है 17%। जो भैंसे हैं वो भी एहतजाज करेंगी, हम वो भैंसे भी लेके आएंगे एहतजाज के लिए कि भाई आप तो, ये देखें वो महंगा होगा। वो तो मुर्गी की खुराक भी शिफा, जब आपने मकाई के बीज पे जीएसटी लगा दिया तो वहां पे मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरफ जो है वो ज़राअत को धकेल रहे हैं कि ये बाहर से चीज आए और फिर इनके खाबे लगे नहीं, और हमारी बम्पर प्रोड्यूस हो, बम्पर क्रॉप प्रोड्यूस हो, वो चली जाए बाहर, फिर मुल्क में कमी पैदा हो जाए, फिर बाहर से वही वापस आ जाए, तो ये खाद भी बाहर गई है। मैं नहीं समझता जो प्रोटेक्शन, हम 12 तारीख को यहाँ पे मीटिंग थी, उसमें हम भी थे, खुसरो बख्तियार साहब थे, फखर इमाम साहब थे और दीगर चीजें थे। अब वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आई है, लेकिन किसान जो है वो जो जलील और रुस्वा हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? मैं वजीर आजम साहब से एक और सवाल सर, बड़ा इंपॉर्टेंट, ज़राई ज़मीनों पे जो हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, शफा उसकी वजह क्या है? मैं ये कहता हूँ, देखें जब किसान कि आप ये देखें कि वही मैले कपड़ों वाला और मैली पगड़ी वाला जो है और टूटे जूते वाला, उस किसान के सर पे आपका पाकिस्तान चल रहा है। खुदारा मैं मीडिया से भी कहूँगा कि वो इस चीज़ को उजागर करें, ज़राअत को उजागर करें। उसके बाद आप ये देखें कि ना उसके बच्चों के तन पे आप सर्वे करवा लें मीडिया वाले, आप देखें न ढंग का कपड़ा है न उसकी तालीम है, तो फिर वो ये कहता है कि यार इस ज़मीन को बेचो, और वो कभी अपने बच्चे को अब काश्तकार नहीं बनाना चाह रहा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसको हुकूमत जो है वो देखे, और उसकी रेट्स हमें अच्छे नहीं मिलते फसलों के, हम क्या करें? हम किधर जाएं? हमारी कोई सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, और जो वहां पे बैठे हैं उनको ज़राअत के हरूफ अबजद से भी वाकफ नहीं है, और फिर वो भाषण देते हैं और वजीर आजम साहब को जो है वो गुमराह करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अलार्मिंग फिगर्स भी हमें बताए और पाकिस्तान की सिचुएशन भी हमारे सामने वाज़े रख दी है। वजीर आजम की टीम के हवाले से गिला कर रहे हैं नाजरीन। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। यकीनन आप लोग पीएसएल से महजूज हो रहे होंगे, क्योंकि पीएसएल इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग कम और पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेड लीग ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसी पर हम बात करेंगे कि जो हो रहा है पीएसएल में टीमों के साथ, या टीमें जो कर रही हैं पीएसएल में अपने मद्दाहों के साथ, क्या वो एक्सपेक्टेड था? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफा। जिस तरह कल फखर जमान ने तने तना अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया, आज लगता है आप भी तना शो कर रही हैं। सर बिल्कुल, मैं तने तना ये महाज पर निकली हुई हूँ, डटी हुई हूँ और खड़ी हूँ मैं झंडा पकड़ के बिल्कुल, और बिल्कुल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अवैस की गैर मौजूदगी में मैंने महाज संभाला हुआ है, मोर्चा संभाला हुआ है जिसको हम कहेंगे। कैसे है सर, ठीक ठाक है?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पीएसएल की बात की तो देखें शिफा, अब तक जो 6 मैचेस हुए हैं उन 6 के 6 मैचेस में जिस टीम ने भी हदफ का टारगेट का ताक़ुब किया है वो फतह से हमकिनार हुई है। तो अब ये बड़ी टीमों के लिए ये बात एक किस्म के उनके जहन में बैठ गई कि टॉस जीतो, पहले मुखालिफ टीम को बैटिंग कराओ, फिर हदफ को अचीव कर लो। तो अब देखिए आज जो कोयटा का और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है, आज उसमें क्या होता है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड यही नजर आ रहा है अब तक के इस पीएसएल के मैचेस में। सही है, लेकिन अगर हम सर टीमों की बात करें, वैसे तो मुझे पता है ये जरा अर्ली है प्रेडिक्शंस के लिए मोमेंट, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम आखिर तक पहुंच पाएगी? कराची ने तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया कराची को, कराची कलंदर ज्यादा हो गए हैं कराची किंग्स की जगह। वो कल मैं किसी की ट्वीट पढ़ रही थी, बड़ा मुझे मजा आया पढ़ के। और जो लाहौर कलंदर है वो तो चले अपनी डगर पे वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान इज परफॉर्मिंग रियली वेल, ज़ल्मी भी बस कुछ डगमगाई सी है। तो आपको कौन सी टीम ज्यादा अच्छी नजर आ रही है उभरती हुई? देखिए इस वक्त 2 टीमें जो है मुझे ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसकी 10 नंबर तक बैटिंग लाइनअप है, उसकी बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है, और दूसरी टीम मुझे जो नजर आ रही है वो मुल्तान सुल्तान्स की। लेकिन लाहौर कलंदर्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते, कभी खुशी देती है कभी गम देती है, अपने मद्दाओं को बहुत ज्यादा टेंशन देती है लाहौर कलंदर्स की टीम। लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, अनप्रिडिक्टेबल मिसाइल है, किधर भी जाकर गिर जाए, तो इसलिए आप लाहौर कलंदर्स को रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि मुल्तान सुल्तान उनकी जो टीम है वो टॉप पर है पॉइंट्स टेबल पर, और जाहिर है वो खेल भी बड़ा ज़बरदस्त रहे हैं। रिजवान के अलावा उनकी क्या स्ट्रेंथ है? रिजवान तो शो कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, वक्तन फवक्तन नजर आ जाती है हमें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना, उनके पास लेग स्पिनर इमरान ताहिर की सूरत में जो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक था, अब तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया। फिर उनकी फास्ट बॉलिंग में उनके पास शाहनवाज दहानी है और दीगर लोग हैं। उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। अगर आप रिजवान अगर नहीं करता तो मिडिल ऑर्डर में उनके पास इतने अच्छे बैट्समैन है कि वो स्कोर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी तक तो वो जेल नजर आ रही है मुल्तान सुल्तान्स की टीम। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जिस काम एंड क्वाइट तरीके से मोहम्मद रिजवान टीम को लीड कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये टीम आगे की तरफ जाएगी। अच्छा मिर्जा साहब, एक और चीज़ बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं रिजवान की परफॉर्मेंस देख के कि क्या रिजवान कैन बी अ थ्रेट टू बाबर एज कैप्टन इन फ्यूचर? देखिए बाबर आजम को कराची किंग्स ने पहली मर्तबा कप्तान बनाया और तीनों मैच उनकी कप्तानी में हार गए। तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि इन फ्यूचर थ्रेट होगा, क्योंकि बाबर की उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है, वो 27 साल के हैं, तो अभी उनके लिए और क्रिकेट है, जबकि रिजवान जो है वो बाबर से ज्यादा उम्र के हैं। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि बाबर आजम ही पाकिस्तान को लीड करेंगे। लेकिन जो उनकी टीम के साथ हो रहा है कराची किंग्स के, आप देखेंगे किस तरीके से सिर्फ 2 बैट्समैनों पर रिलाई कर रही है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और बाबर आजम भी अपने प्रेशर को ले रहे हैं, लगता है स्लो बैटिंग इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो फिर बाद में लाइन लग जाएगी। उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही, मुझे तो नहीं लग रहा। तो यही पार्टनरशिप जो है शर्जील खान और बाबर आजम, ये पार्टनरशिप कराची किंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जल्दी आउट हो जाए तो मसला हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है अभी शिफा। लेकिन सर टीम का मिडिल ऑर्डर नहीं क्लिक कर रहा कराची किंग्स का, मतलब अगर हम देखें तो ठंडा ही है इस दफा कराची किंग्स। पता नहीं कैसे मुंतखब की, और इब्तिदाई 2 मैचेस में तो उनके प्रेसिडेंट जो है वो कोविड में थे, क्वारंटीन में थे, और फिर वो वसीम अकरम कल आए, कल उन्होंने मीटिंग की, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। इमाद वसीम को इन्होंने कप्तानी से हटाया, बाबर आजम को कप्तान बनाया, तजर्बात की बॉलिंग बहुत ही हल्की नजर आ रही है कराची किंग्स की, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कल भी आप देखें 170 रन का टारगेट जो था वो लाहौर कलंदर्स ने आसानी से आखिरी ओवर में अगरचे अचीव किया, लेकिन अचीव कर लिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि कराची किंग्स की बॉलिंग में भी कमी नजर आ रही है और बैटिंग में भी कराची किंग्स बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है बाबर आजम और शर्जील खान पर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबर प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं या टीम ही वीक है? आपको क्या नजर आ रहा है? आइडेंटिफाई क्या करेंगे प्रॉब्लम? बज़ाहिर तो शिफा टीम थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, और जिसकी वजह से बाबर को प्रेशर लेना पड़ रहा है। लेकिन उन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा बॉल्स खेल रहे हैं। कल भी कोई तकरीबन 40 के करीब डॉट बॉल्स खेली कराची किंग्स की टीम ने। तो आप अंदाजा लगाएं कि प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से, हालांकि T20 क्रिकेट में तो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, सिंगल्स तो ले लेते हैं बैट्समैन, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो आप कहेंगी कि टीम कमजोर है और उस कमजोरी का जो प्रेशर है वो बाबर आजम अपने आप पे ले रहे हैं।
बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मी को कैसे आप देख रहे हैं? ज़ल्मी तो खैर उस तरह से नहीं परफॉर्म, मुझे नहीं लगा कि वो वाली ज़ल्मी जो जिस तरह से धाड़े मारती हुई आती है मैदान में, वो वाली ज़ल्मी ज़रा मुझे मिसिंग लगी है इस दफ़ा। पिछला मैच जो हारी है, उससे पहले जो मैच जीती है ज़ल्मी की टीम, तो आप देखें ना किस तरीके से शोएब मलिक ने बैटिंग की है और ज़ल्मी जो है वो किस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है और क्या क्या वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़ल्मी की टीम जो है वो अभी भी पूरी जेल नहीं हो पा रही। शिफा, मुझे लग रहा है शोएब मलिक एक तजुर्बाकार खिलाड़ी उनकी टीम में, वहाब रियाज इब्तिदाई 2 में एक मैच में अवेलेबल नहीं थे, कल अवेलेबल हुए, उनका वो गिर पड़े बॉलिंग कराते कराते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ज़ल्मी को भी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी देखना पड़ेगा। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी की खिदमात हासिल की थी, लेकिन शाहिद आफरीदी अभी मुकम्मल फिट नहीं है और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर हसन खान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं, उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिलहाल शाहिद आफरीदी की जगह पुर करने के लिए लिया है। अब देखते हैं, शाहिद आफरीदी का ये आखिरी HBL PSL है, तो आया इसमें वो दोबारा एक्शन में नजर आते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल सही है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसी लगी आपको? इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखें ना, पाकिस्तान के 4 टेस्ट प्लेयर्स कल खेल रहे थे, 4 क्रिकेटर्स, और जिस तरह से शादाब खान यंग कप्तान है, उनकी बॉलिंग में भी फहीम अशरफ, हसन अली जैसे बॉलर्स मौजूद हैं, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी जेल करती नजर आ रही है। कल जिस तरीके से उसने पेशावर ज़ल्मी को हराया, पॉल स्टर्लिंग उनके जो 31 साल आयरलैंड के ओपनर है, उन्होंने क्या बैटिंग की, 25 गेंदों पर 52 रन बनाए। उनके अलावा इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स हैं जिन्होंने 80 ऑड रन नॉट आउट बनाए। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मजबूत है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में। अभी तो आसिफ अली की बैटिंग नहीं आई, T20 वर्ल्ड कप में उन्हें सिर्फ 20 गेंदें खेलने को मिली थी, उनकी टीम बड़ी तगड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, उनकी टीम वाकई तगड़ी नजर आ रही है। अच्छा, एक ये चीज़ भी मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूंगी मिर्जा साहब कि ऑस्ट्रेलिया अभी तो खैर हम सब PSL में मगन है, लेकिन एक वो भी चीज़ है जो एक्सपेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो कितना कंफर्म है और उसके लिए क्या तैयारियां हमारी होनी चाहिए? देखिए, फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा बिल्कुल कंफर्म्ड है और तैयारियां हमारी टेस्ट टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी, कराची, रावलपिंडी और लाहौर में, तो उन टेस्ट मैचेस की तैयारी के लिए जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के खिलाड़ी हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है। अब ये अलग बात है कि गोरे खिलाड़ी ऐन मौके पर ये कह देते हैं कि जी फैमिली ने मना कर दिया या प्रॉब्लम। पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर हकीकत की निगाह से देखें, ये जो अभी 48 जो प्लेयर्स आए हैं उनमें से 26 इंग्लिश क्रिकेटर्स खेल रहे हैं HBL PSL में, जिससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता तो इतने क्रिकेटर्स क्यों आते। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, उम्मीद है कि आएगी। अब तक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, ऑस्ट्रेलियन टीम की जानिब से। उस्मान ख्वाजा, जहां से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, इस्लामाबाद में वो पैदा हुए और वो बड़े इंटरेस्टेड है कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊं, और उन्होंने जो है पिछली PSL में भी नुमाइंदगी की थी एक टीम की। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां मुकम्मल है। अब ऐन लम्हे पे कुछ ना करे, मार्च में उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी है पाकिस्तान आकर, और 27 फरवरी को ये PSL खत्म हो जाएगी। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट और वनडे और T20 क्रिकेट शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट के हवाले से तज्जिया कर रहे थे, और मेरे प्रोग्राम, अभी आज के प्रोग्राम पर भी नाजरीन उन्होंने तज्जिया किया कि मैं फ़खर जमान की तरह महाज संभाले हुई हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि अवैस को ये महाज, जाहिर है जब आप प्रोग्राम में नहीं होते तो आपको घर से बैठ के जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ये बोलना चाहिए था, इसको ये सवाल करना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा मेरा को कमांडेंट है वो जो है मेरे इस महाज पे संभाले हुए जैसे मैं हूँ उससे खुश होगा, घर में बैठा हुआ देख रहा होगा। और नाजरीन दुआ गो रहिएगा, अवैस मंगलवाला जो है वो कोविड का शिकार हुए हैं, लेकिन अनकरीब वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, खैर आफियत से है। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको खबर दे दूं, वरना फिर लोग कहेंगे कि अवैस का तो जिक्र ही नहीं किया शिफा ने। तो खैर अभी फिलहाल PSL के सेगमेंट से इतना ही। आपसे मुलाकात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। स्किन के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सर्दियों में लोगों को स्किन के बड़े मसाइल हो जाते हैं, लेकिन हम सर्दियों के हवाले से स्किन इश्यूज़ डिस्कस नहीं कर रहे। हम एजिंग के हवाले से स्किन इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें सैगिंग आती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और आपका स्किन टाइप भी कदरे चेंज हो जाता है। लेकिन इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर सारा नईम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सारा साहब, आप ये बताइए कि हमारी स्किन में ऐसा क्या क्या होता है जिससे कि हमें ये नज़र आए कि ये एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है? एजिंग में तो ऑब्वियसली जिस तरह सबको ही पता है, एजिंग तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस ये होना है। एंड आफ्टर 20s एंड 25 जो है इसके आपको असरात नज़र आने शुरू हो जाते हैं एंड विद टाइम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये कि आपको ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है, रिंकल्स होते हैं स्किन पे आपके, और आपको थोड़ी सी आपका सीबम वगैरह कम हो जाता है। इसकी वजह से आपकी जितनी भी जैसे जैसे एज एडवांस करती है आपकी जो कोलेजन डेपोजिशन होती है, आपकी स्किन थिन होती है और वो फिर रिंकल्स आपको नज़र आना शुरू होते हैं। तो ये जो मेन निशानी है एजिंग के हवाले से चेक करने की कि आपके फेस पे झुर्रियाँ नज़र आने लग जाती हैं, झुर्रियाँ और रिंकल्स, और वो उसकी स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा अंडर आइज़ में, आपको क्रोज फीट्स में, आपके यहाँ पे ये थिन स्किन होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ख्याल और सबसे अर्ली एज में आपको इन एरियाज़ का अपना ख्याल करना चाहिए। उसमें मॉइस्चराइजिंग करें, आई क्रीम्स यूज़ करना शुरू कर दें आफ्टर 25, तो यहाँ पे फिर डिलेइंग ऑफ रिंकल्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ पे भी मैं क्लैरिटी चाहूँगी कि क्या छाइयाँ जो हैं, जो जिसको कहते हैं हम पिगमेंटेशन शुरू हो गई है, छाइयाँ उम्र से कनेक्टेड हैं या हार्मोन से? इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। छाइयों में आपके हार्मोन्स भी आते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स भी हैं, आपकी एज भी है, और अल्ट्रा वायलेट रेज भी हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर जो है वो सबसे ज़्यादा रिंकलिंग करता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो छाइयाँ अगर आपने उनको बचाना है विद एज, तो आप अपने आप को सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, और सन ब्लॉक भी एक स्पेसिफिक तरीके से, ये नहीं कि लगा के छोड़ दें, तो उसको भी लगाएं और फिर आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स वॉश कर लें। अगर आपने फिर सन में जाना है, आपका सन एक्सपोजर है या हीट एक्सपोजर है, तो फिर दोबारा लगा लें। ठीक है, यानी कि वो जो हम कहते हैं दिस पर्सन इज एजिंग ग्रेसफुली, ये क्या होता है वैसे आपके मुताबिक? दिस पर्सन इज एजिंग ग्रेसफुली का क्या मतलब है? और नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी एज को एंजॉय कर रहा है ये है टर्मिनोलॉजी, एजिंग ग्रेसफुली। उसको आप माइंड ना करें, क्योंकि विद एज बहुत सारे लोग अंडर डिप्रेशन चले जाते हैं कि हमारी फेस अच्छा नहीं है, पहले हम बहुत फ्रेश लगते थे, अब हम फ्रेश नहीं लग रहे। तो उसको एक्सेप्ट करें एज को। अगर आप उसको एज को अपनी एक्सेप्ट करेंगे तो आप उतने ही ग्रेसफुल भी नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ख़वातीन में ज़ाहिर है हार्मोन्स भी तब्दील होते हैं, उनमें भी इम्बैलेंसेस भी आते हैं, चेंजेस आती हैं। एजिंग के साथ हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस या हार्मोन्स की तब्दीलियाँ कैसे असरअंदाज होती हैं आपकी स्किन पर? इसमें सबसे पहले अगर तो आप सिर्फ फीमेल, वैसे तो सिर्फ फीमेल हार्मोन नहीं है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल है, वो भी रिंकलिंग करता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन करता है, तो उसकी वजह से भी होती है। सेकंड जो हार्मोन हमारा ज़्यादा अफेक्ट करता है फीमेल में, उसमें ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं जब कम होना शुरू होते हैं बॉडी में, तो वो आपको ब्रेक डाउन करते हैं, वही कोलेजन एंड इलास्टिन की वो आपकी उसको इन्हांस करते हैं एडवांस एज को। और इसके अलावा हार्मोन थायराइड है, थायराइड जो है वो भी अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो भी आपकी एजिंग को ख़राब करते हैं। तो इसलिए मल्टीपल हार्मोन्स हैं जिनका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो अब हम ज़रा रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, रिंकल्स की, पिगमेंटेशन की और सैगिंग की स्किन की। लेकिन सबसे पहले रिंकल्स की रेमेडी की तरफ आते हैं कि रिंकल्स की रेमेडीज़ क्या आप तजवीज़ करेंगी? सबसे पहले तो सन एक्सपोजर सबसे ज़रूरी। बहुत अर्ली एज में बच्चों को सन ब्लॉक्स की आदत डाल दें, क्योंकि हम एजिंग को स्टार्ट करते हैं ट्रीट करना आफ्टर 40s, जब हमें बहुत विजिबल डिफरेंस नज़र आता है। हमें आफ्टर 25 बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए मॉइस्चराइजर्स, कुछ ऐसे माइल्ड मॉइस्चराइजर्स एंड ड्राई क्रीम्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो आप शुरू कर दें। तो उससे ये होता है कि काफ़ी डिले हो जाती है रिंकल्स। और उसके बाद जो है वो आपको पानी बहुत पीना चाहिए। जितना पानी ज़्यादा पिएंगे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। अगर स्किन ड्राई होती है तो फिर वो बहुत रिंकल्स उसमें नज़र आते हैं, फाइन लाइंस तो फ़ौरन ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं। थर्ड चीज़ जो है उसमें वो है कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट में आपके मल्टी वाइटामिन्स हैं, जिनमें विटामिन डी, सी, ई, के, ए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बड़े आसानी से आप अपनी फूड में ऐड कर सकते हैं। जैसा ऑरेंज जूस पिएं, विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। आप योगर्ट खाएं, विटामिन डी बहुत मिलेगा। लस्सी जो हमारे बहुत लोग शौक से पीते हैं, लस्सी पिएं, उसमें विटामिन डी बहुत है। विटामिन ई जो है उसके लिए आप नट्स खाएं, आमंड में बहुत ज़्यादा विटामिन ई है, तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपनी फूड में ऐड करते जाएं तो आपको फिर मल्टीविटामिन्स ओरली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओरली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर पिगमेंटेशन की तरफ हम आ जाएं तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं?
पिगमेंटेशन को भी हमें उसी तरह ट्रीट करना है। सबसे पहले तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद पिगमेंटेशन में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या कहना चाहिए इसको, ये हीट का एक्सपोजर जो है वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो आपके हार्मोन्स हैं वो हमें चेक करने चाहिए। आपके पास अनीमिया नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपके हीमोग्लोबिन, आपका आयरन लेवल्स लो होते हैं तो आपके मुंह में झाइयाँ पड़ जाती हैं। स्पेशली इन प्रेगनेंसीज हम पेशेंट्स को आयरन तो देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनमें आयरन लेवल्स कम होते हैं तो फिर उनकी झाइयाँ पड़ जाती हैं। वो इस तरह की झाइयाँ कि विद ट्रीटमेंट वो कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर उसमें आपको बाद में बड़ी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती हैं जिनमें हम मल्टीपल केमिकल पील्स करते हैं, PRPs वगैरह हैं, मीज़ोथेरेपीज़ हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। फिर वो आप और फिर जो परमानेंट होती हैं अगर वो ज़्यादा डीप हो जाएँ छाइयाँ तो वो फिर ये कि आप उनको परमानेंट सी हो जाती हैं। वो आप उनको फिर डल लाइट कर देते हैं विद ट्रीटमेंट, लेकिन वो कुछ अर्से के बाद फिर एग्रेवेट हो जाती हैं तो वो फिर पेशेंट बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है इनसे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि अंडर आई स्किन जो है हमारी वो बहुत थिन होती है, पतली होती है। क्या स्किन को मोटा भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हम रेटिने वगैरह यूज़ करते हैं। वो ट्रेटिनोइन जो है वो बहुत ही अच्छा डेरिवेटिव है। वो उसको जब हम स्किन पे लगाते हैं तो फर्स्ट वीक में स्किन पील होती है। जब स्किन पील होती है तो पेशेंट्स का फ़ौरन फ़ोन आता है कि जी हमारी पतली होने लग गई स्किन। वो पतली नहीं होती, रिजुविनेट हो रही होती है। वो आफ्टर 1 वीक सेटल होती है तो आपकी स्किन थिक होना शुरू होती है। लेकिन उसको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करना चाहिए, यानी अर्ली एज में आफ्टर 30s शुरू कर देना चाहिए रेटिनॉल। सही है। और इसके साथ हमारे पास RF माइक्रो नीडलिंग है, वो जब हम करते हैं तो वो जनरलाइज स्किन को इम्प्रूव करती है। तो RF माइक्रो नीडलिंग प्लस PRP, ये सब इन PRP में ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो ये सब आपके कोलेजन को बूस्ट करते हैं तो आपकी स्किन थिक होती है और फ्रेश होना शुरू। ठीक है। अच्छा, और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्किन सैगिंग को किस तरह रोका जा सकता है? को आप ऑब्वियसली ट्रीट कर सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, वो तो एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, वो तो हम नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन वही उसमें फिर हम फिलर्स यूज़ करते हैं, बोटॉक्स यूज़ करते हैं और थ्रेड्स हैं जो लिफ्ट करते हैं। और उसके अलावा हाइफू ट्रीटमेंट है। RF माइक्रो नीडलिंग जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है विद सैगिंग, लेकिन मिरेकल नहीं होता इन ट्रीटमेंट से। मिरेकल सिर्फ बोटॉक्स फिलर्स से होता है जो इमीडिएटली आपको नज़र आता है, या थ्रेड से। जो ये ट्रीटमेंट्स हैं ये प्रोलॉन्ग हैं और जनरलाइज स्किन की अपीयरेंस को इम्प्रूव करती हैं। और वो मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादा बेहतर होती है और नेचुरल है, जो कि आपको एक नज़र आती है चीज़ कि स्लोली ग्रेजुअली आपकी स्किन इम्प्रूव करती है। आपके ओपन पोर्स जो हैं वो भी सैगिंग के साथ आते हैं तो वो आपकी ये चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। सही है। और इनका इफेक्ट कितने अरसे तक हमें नज़र आने लग जाता है? आफ्टर 3 सिटिंग्स डेफिनेटली रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम पेशेंट से कहते हैं 3 मंथ्स के बाद अगर आपको दोबारा फील होता है तो 1 सिटिंग ले लें। मतलब 3 to 4 सिटिंग्स तो मस्ट है। उसके बाद फिर ग्रेजुअली 1 ईयर ले लें आफ्टर 2 years। तो वो एक रहता है आपका जैसे बूस्टर आपको एक मिल जाता है। नहीं, एक बूस्टर मिल जाता है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर सारा कि माइक्रो नीडलिंग क्या होती है, क्या प्रोसेस है माइक्रो नीडलिंग का? माइक्रो नीडलिंग में ना बहुत एक छोटा सा एक डिवाइस होता है, उसमें माइन्यूट सी छोटी नीडल्स होती हैं। वो जो नीडल्स हैं ना उनके साथ आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है वो अंदर जाती है, हीट जाती है जो आपके कोलेजन को एनहांस करती है। वो हीट देते हैं, वो आपके कोलेजन को इन्हांस करते हैं, उससे फिर आपकी स्किन थिकनेस होती है और आपके जो ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये बताएं स्ट्रेस, जाहिर है हमारी ज़िंदगियों में अब कोविड के बाद तो और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है स्ट्रेस की। स्ट्रेस का कितना अमल दखल है आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर? स्ट्रेस का हमारी स्किन पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है और उसमें ये कि जब आपके कॉर्टिज़ोन लेवल्स हाई होना शुरू होते हैं ना वो आपकी ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है उसमें रिंकल्स आते हैं। और फिर आप ड्यूरिंग स्ट्रेस जो है कई दफ़ा लोगों को आदत हो जाती है वो रबिंग ऑफ द आइज़ शुरू कर देते हैं, उससे उसके अराउंड आइज़ जो है वो रिंकलिंग हो जाती है। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है एंटी एजिंग के लिए वो ये कि जो स्मोकर्स हैं अगर वो स्मोक करते हैं तो वो भी आपकी और आपकी इन्वायरमेंट में भी अगर बहुत स्मोक है तो वो भी आपकी एजिंग में ऐड ऑन करता है उसको। इसलिए स्मोकिंग को अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करें। और फेशियल एक्सप्रेशंस भी, अगर आप बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं तो भी आपकी रिंकलिंग ज़्यादा होती है और डीप रिंकल्स जो है विद टाइम ज़्यादा हो जाते हैं जिनको हम ट्रीट बड़ी मुश्किल से करते हैं फिर। अच्छा, तो फिर मतलब हम ज़्यादा ना मुस्कुराएं? नहीं, आप बिल्कुल मुस्कुराएं लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुस्कुराएं।
ये तो आपने मुश्किल में डाल दिया, हमें तो आदत है ज़्यादा मुस्कुराने की। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सारा नईम, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी और डर्माटोलॉजी के हवाले से जो हमारा इशू होता है स्किन की सैगिंग का, पिगमेंटेशन का, जो ज़ाहिर है एज के साथ साथ आपके चेहरे पर नुमायाँ होते हैं, उनके हवाले से कुछ टिप्स दे रही थी और कुछ ट्रीटमेंट प्लान बता रही थी। लेकिन वो ज़ाहिर है हर बंदे का अपना कस्टमाइज प्लान होता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके हार्मोन लेवल्स देखने के बाद, आपकी स्किन कंडीशन देखने के बाद और आपकी बॉडी की अंदर की जो कंडीशन है जिसमें कि ब्लड काउंट है और आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स है वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका एक कस्टमाइज प्लान बनेगा। तो किसी भी बात पर ऐसे यहाँ पर सुनकर अमल दरामद नहीं कर लेना, आपने अपने डॉक्टर से पहले पूछना है और फिर उसके बाद इजाज़त के बाद आपने करवाना है जो भी करवाना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहिबा। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे, तो बात करेंगे एक बड़े अहम इशू के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, बड़ी तशवीशनाक खबर हमारे पास आई है खैरपुर से और वो ये है कि महकमा सेहत खैरपुर की जानिब से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों को ज़ायदुल मियाद कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर में सिंध के दीगर अजला से लोअर कोर्स करने के लिए आए 170 पुलिस एहलकारों को दिसंबर 2021 की एक्सपायर्ड बूस्टर डोज जो है वो लगाई गई है। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे पास हमारे साथ नुमाइंदा हम न्यूज़ खैरपुर शेर आलम साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेर आलम, क्या बता सकते हैं इस सारी तशवीशनाक सूरत हाल के वाले से हमें? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर में 170 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो लोअर कोर्स पे आए हुए थे, उनको महकमा सेहत की मुबैना गफलत के बायस जो है वो कोरोना से बचाव की जो बूस्टर डोज है वो लगाए गए, जो एक्सपायर निकले। इस बात की निशानदेही जो है वहाँ मौजूद पुलिस एहलकारों ने की। कोरोना वैक्सीन लगते ही 4 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार, उनकी हालत जो है वो गैर हो गई थी, जिन्हें सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। इस मुतालिक जब हमारे DHO खैरपुर से बात हुई तो DHO खैरपुर का यही कहना था कि जब तक मैं उधर ट्रेनिंग सेंटर पे मौजूद था तो इस किस्म का कोई बात नहीं थी। जब मैं वहाँ से वापस आया तो ऐसा कोई मसला हुआ था जिसके लिए हम एक इंक्वायरी टीम तश्कील दे रहे हैं। जब ये खबरें मीडिया पे गर्म हुई तो इसका नोटिस महकमा सेहत सिंध ने लिया, जिसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी क़यादत जो है DSP गुलाम अली जुमानी कर रहे थे। वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो कल जो मंजर आम पे आ गई है, जिसमें एक डॉक्टर समेत 4 से ज़ायद जो एहलकार हैं महकमा सेहत के, उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया है और उनको जो है नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शेर आलम साहब हमें अपने मौक़िफ़ से और DHO के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे कि ये क्या मामला हुआ। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।